हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोअम आफ्टरनून्स की, जिसे फ़िलिप लार्किन ने लिखा था। ये पोअम 1959 में लिखा गया था और ये पोअम जो है वो डिपिक्ट करता है पोस्ट वॉर ब्रिटेन कंडीशन का। ये इस पोअम का जो टोन है वो कम्प्लीटली ग्लूमी है। टाइटल जो है वो आफ्टरनून से, यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि एस लगा है, यानी कि जो फ़िलिप लार्किन है वो एक आफ्टरनून का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारे आफ्टरनून्स के बारे में बताएंगे कि क्या रूटीन रहा है और वहाँ के लोगों का क्या रूटीन रहा है 1950s के टाइम में। और यहाँ पे रिक्रिएशन ग्राउंड में जो पोइट है वो एक फैमिली को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मदर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम पोअम स्टार्ट करें उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पोअम जो है वो 3 स्टैंजाज में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स है। जो लाइन्स है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, जैसे कि समर इज़ फेडिंग, द लीव्स फॉल इन वंस एंड टूज, तो काफ़ी छोटे छोटे लाइन्स है। और जो राइमिंग स्ट्रक्चर है, राइमिंग पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है। पोअम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि पोइट ने इस पोअम में सीज़न को एज अ मेटाफर यूज़ किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग को हमेशा हम एसोसिएट करते हैं बिगनिंग ऑफ लाइफ से, समर को एसोसिएट करते हैं एज अ प्राइम पार्ट और द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ को, और विंटर को एसोसिएट किया जाता है डेथ एंड और ओल्ड एज से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोअम पढ़ना। समर इज़ फेडिंग, द लीव्स फॉल इन वंस एंड टूज फ्रॉम ट्रीज बॉर्डिंग द न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड। तो सरफेस मीनिंग की बात की जाए तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि समर का जो मौसम है वो जा रहा है, ऑटम का मौसम आ रहा है, क्योंकि पेड़ के जो पत्ते हैं वो कहीं एक कहीं दो इस तरह से झुंड में गिर रहे हैं। और ये सीन जो है वो न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड में दिखाया गया है कि न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड में कुछ इस तरह से सीन्स जो हैं चल रहे हैं। अगर मेटाफोरिकल सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है समर इज़ फेडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ का जो प्राइम पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग खो दे रहे हैं, ठीक है। और समर इज़ फेडिंग का मतलब ये भी होगा कि जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ में वो डिग्रेड कर रहा है, जो कि इस पोएम में फ़िलिप लार्किन ने बताया है कि दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, स्पेशली मदर और फादर यानी कि जो दो कपल होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिग्रेड कर रहा है। और यहाँ पे यूज़ किया गया था न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड। तो न्यू रिक्रिएशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये पोअम को जब पब्लिश किया गया था तो अराउंड 1950s के टाइम ये पोअम लिखी गई थी। तो उस टाइम का सिनेरियो कुछ इस तरह था कि बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था बिल्डिंग में, होम्स में, सब अर्बन स्टेट बनाने में। तो ऑब्वियस न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड भी बनाना पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड, अभी हाल फिलहाल में जो नया ग्राउंड बना है वहाँ के सीन को फ़िलिप लार्किन ने दिखाया है कि समर आ चुका है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन द हॉलोज ऑफ आफ्टरनून्स, अब यहाँ पे राइटर जो है वो लिखते हैं हॉलोज ऑफ आफ्टरनून्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आफ्टरनून्स है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा खालीपन है, वहाँ पे कोई भी लाइव और चार्म नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। और आफ्टरनून्स, अगेन ये बहुत सारे आफ्टरनून्स की बात कर रहे हैं, एक दिन का ये बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा की तरह ये बता रहे हैं कि हर आफ्टरनून्स, हर दिन में यही नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है, वहाँ पर कोई भी चार्म नहीं है लाइफ में। यंग मदर्स असेंबल एट स्विंग एंड सैंड पिट सेटिंग फ्री देयर चिल्ड्रन। अब वो बताते हैं कि यहाँ पे जो रिक्रिएशन ग्राउंड है यहाँ पे क्या होता है कि यंग मदर्स जो है, यानी कि ऐसी मदर्स जो अभी काफ़ी एजड नहीं हैं, वो असेंबल करती, यानी कि वो एक जगह आकर के गैदर करती हैं अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों को उस ग्राउंड में बिल्कुल फ्री छोड़ देती है ताकि वो स्विंग्स में, सैंड पिट में जा सके। अब यहाँ पे जो वर्ड है असेंबल का यूज़ किया गया है, इस वर्ड से ये साउंड होता है कि लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूटीन वाइज हो चुका है, मोनोटोनस हो गया है। क्योंकि हम रिक्रिएशन ग्राउंड कब जाना पसंद करते हैं? जब हम लोगों को एंजॉय करना होता है, जब हम लोग दिल से जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यंग मदर्स के लिए ये बस एक ड्यूटी है, दे आर नॉट हैप्पी टू विजिट रिक्रिएशन ग्राउंड, लेकिन ये उनका ड्यूटी है कि अपने बच्चों को वो लेकर के हर आफ्टरनून्स रिक्रिएशन ग्राउंड में वो जाए। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा। अब यहाँ पे है बिहाइंड देम एट इंटरवल्स स्टैंड हस्बैंड्स इन स्किल्ड ट्रेड्स एंड ईस्ट फुल ऑफ वॉशिंग एंड द एल्बम्स लेटर आर वेडिंग लाइंग नियर द टेलीविज़न बिफोर देम द विंड इज़ रूइनिंग देयर कोटिंग प्लेसेस। अब यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे लिखा है बिहाइंड देम, ठीक है। तो बिहाइंड का मतलब तो होता है पीछे, लेकिन यहाँ बिहाइंड देम से मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे, यानी कि उनके अंदर उनमें क्लोजनेस नहीं है अभी,
ठीक है, वो डिस्टेंस में एक दूसरे के खड़े हैं। हस्बैंड जो है वो स्किल ट्रेड्स कर रहे हैं। स्किल ट्रेड्स का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए हो सकता है हस्बैंड प्लम्बर हो और या फिर कारपेंटर हो, तो मतलब कि वो लोकल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्किल्ड ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो हस्बैंड जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वाइफ और हस्बैंड में एक डिस्टेंस है, ठीक है। और बिहाइंड देम का मतलब एक ये भी हो सकता है कि हस्बैंड का सिर्फ ये काम है कि अपनी वाइफ को वो फाइनेंशियली पीछे से सपोर्ट करे, ठीक है, वो सामने साइड बाय साइड अपनी वाइफ के साथ नहीं है। एंड स्टेट फुल ऑफ वॉशिंग, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो वुमेन है उनका काम क्या है कि वॉशिंग का मतलब हो गया हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। तो उनका काम है कि वो एक ऐसे स्टेट में रहती है, एक ऐसा लाइफ गुजार रही है जिनमें उनको सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स ही करना पड़ रहा है। उनका पूरा टाइम जो है वो हाउस होल्ड चोर्स करने में जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्बम्स की बात की गई है, ठीक है। एल्बम्स मतलब कि जिसमें फ़ोटोज़ रहते हैं, तो फ़ोटोज़ वाले एल्बम्स जो कि वेडिंग के हैं उनको टेलीविज़न के सामने रख दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, तो एल्बम्स जो होते हैं, शादी के एल्बम्स जो होते हैं, वो कपल जो है उनके लिए एक मेमोरी होता है, ठीक है। वो उनको अच्छे से सेफ़ प्लेस में रखते हैं ताकि वो हमेशा इस मेमोरी को चेरिश कर सके। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कितना ज़्यादा केयरलेसली एल्बम को टेलीविज़न के सामने रख दिया गया, लाइक इट हैज़ नो वैल्यू, इस तरह से दिखाया गया। बिफोर देम द विंड इज़ रूइनिंग देयर कोटिंग प्लेसेस। कोटिंग प्लेसेस का मतलब हो गया एक ऐसा जगह जहाँ पे कपल्स हैंग आउट करते हों, बातचीत करते हों, घूमते फिरते हों। अब राइटर बता रहे हैं कि उनके आँखों के सामने, ठीक है, जो विंड है, जो तूफ़ान है, उनके कोटिंग प्लेसेस को रूइन कर रहा है, यानी कंप्लीटली बर्बाद कर दे रहा है। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा, दैट देयर आर स्टिंग कोटिंग प्लेसेस बट द लवर्स आर ऑल इन स्कूल। अब राइटर बता रहे हैं कि कोटिंग प्लेसेस अब भी है, ठीक है, लेकिन वो कोटिंग प्लेसेस इन मदर और फादर के लिए बर्बाद कैसे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनका टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ को जो इनके मदर और फादर जो कर रहे हैं, अब यही चीज़ रिपीट करेंगे इनके बच्चे, यानी कि आने वाले जनरेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर स्टिल कोटिंग प्लेसेस, कोटिंग प्लेसेस अब भी है वहाँ पे, लेकिन जो लवर्स है, ठीक है, अब वो मदर और फादर नहीं है, क्योंकि उनका जनरेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है। अब ये चीज़ जो है उनके चिल्ड्रन रिपीट करेंगे, लाइक जैसे कि उनके माँ बाप को प्यार हुआ, ठीक है, वो एक कपल बने और उनका रिलेशनशिप डिग्रेड कर रहा है, अब वही चीज़ जो है उनके बच्चे रिपीट करेंगे। लेकिन अभी बच्चे जो है वो स्कूल में, इट मीन्स कि वो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उनको अभी लव के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। एंड देयर चिल्ड्रन सो इंटेंट ऑन फाइंडिंग मोर अनराइप एकॉर्ड्स। अनराइप एकॉर्ड्स का मतलब हो गया, अनराइप का मतलब हो गया नॉट मैच्योर, ठीक है। तो अभी बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है अपने पेरेंट्स की तरह कि वो लव को ढूंढ पाएँ। Expect to be taken, this their beauty has thickened, something is pushing them to the side of their own lives। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी जो बच्चे हैं फ़िलहाल वो इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको घर ले जाया जा सके, ठीक है, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, दे कैन नॉट फाइंड लव राइट नाउ। तो और फिर यहाँ पे लिखा हुआ देयर ब्यूटी हैज़ थिकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, थिकेंड का मतलब यहाँ पे हो गया कि उनका जो ब्यूटी है, ठीक है, उनका ब्यूटी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मदर्स का जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खो गया है, ठीक है, मतलब उनका जो यूथ है वो ख़त्म हो गया। हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यंग मदर्स है वो, ठीक है, अभी वो एजड नहीं हुई, लेकिन यंग होने के बावजूद भी उनका जो ब्यूटी है वो ख़राब हो चुका है, उनका ब्यूटी ख़त्म हो चुका है, वो अपनी खूबसूरती को खो चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो शायद इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है, ठीक है, जब एक लड़की माँ बनती है तो उनका लाइफ जो होता है वो कम्प्लीटली डिवोटेड हो जाता है चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन हाउस होल्ड चोर्स के लिए, और दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ केयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका ब्यूटी जो है ख़त्म हो रहा है। लास्ट का जो 2 लाइन है, समथिंग इज़ पुशिंग देम टू द साइड ऑफ देयर ओन लाइफ, उनका अपना लाइफ तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ क्या है जो फिलिप लार्किन ने बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किया है पोएम में, लेकिन वो कुछ चीज़ क्या हो सकते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स, ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड चोर्स, और उनका जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चिल्ड्रन के वर्क्स में ट्रैप है। तो उनको जो है यानी कि मदर्स को जो है वो अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है कि वो अपना सेल्फ केयर कर पाए, ठीक है, और उनका पूरा टाइम जो है वो मदरहुड में ही चला जाता है। और यही सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चारों तरफ से प्रेशराइज कर रही है, वो पुश कर रही है, हालांकि उनका भी लाइफ है अपना, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उनके लाइफ को प्रेशराइज कर रही हैं। तो ये था एनालिसिस आफ्टरनून्स का। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच।